देखो ऐसा है, आपके देश में 2 जीएम क्रॉप को आज तक परमिशन दी गई है। एक 2002 में बीटी कपास, 2009 में बीटी बैंगन को अनुमति दी गई, लेकिन उस अनुमति को पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ठीक है, तो आज भी वो अपहोल्ड है। और 2022 में फिर आपके देश में जीएम सरसों, जिसका नाम है DMH 11, इसको अनुमति दी गई। तो पहले तो समझो कि जीएम क्रॉप है क्या और इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है वैश्विक स्तर पे। हमने कहा था कोई भी स्पीशीज है, उसके अंदर कोई भी जीव है, उसके अंदर जो कंप्लीट जीन है, यानी कंप्लीट डीएनए का जो समुच्चय है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स अ जीनोम। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि यूजुअली हम ह्यूमन के केस में क्या करते हैं, जितना आनुवांशिक विकार होता है, विकारग्रस्त जीन को हम बदलने की प्रोसेस में है, ताकि आनुवांशिक बीमारियों को हम कंप्लीटली वाइप आउट कर सके। क्योंकि मानव के केस में जीन चिकित्सा को लेकर काफी रिस्ट्रिक्शन है, पादप के केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि पादप के केस में हम जीन के अंदर परिवर्तन करते हैं। अब जीन के अंदर परिवर्तन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मान लीजिए कि यह जीन का एक अनुक्रम है। ठीक है, इसमें कोई खराब जीन है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बीमारीग्रस्त जीन है, हमने उसको काट के निकाल दिया, यानी पुराना जो सिस्टम था उसको हमने परिवर्तित किया। पुराने सिस्टम में इस क्लास का हर एक बच्चा जीन है, हमने यहां से जो नकारात्मक प्रभाव वाले 2 जीन थे उनको काट के बाहर निकाल दिया। अब यह जो नई प्रजाति होगी, इसमें जीन में क्या है? परिवर्तन है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने इस पोजीशन पे बाहर से किसी जीन को उठा के इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो अब जो नया हमें प्रजाति मिल रही है वो भी क्या है? उसमें जीन की आनुवांशिकता में परिवर्तन है। इस पूरी प्रोसेस में हम करना क्या चाह रहे हैं? तो इस पूरी प्रोसेस में हम जो वर्तमान प्रजाति है उसकी आनुवांशिकता में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जिसका उद्देश्य है गुणवत्ता में वृद्धि करना। और गुणवत्ता में वृद्धि करने का जो उद्देश्य है, उसकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना, या उसके अंदर कोई बीमारी के लिए जो है, ठीक है, प्रतिरोधकता को उत्पन्न करना, यह इसका, या उसके न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने चावल में, है ना, चावल में एक विशेष प्रकार का जीन इंसर्ट किया, राइट। और वह जो विशेष प्रकार का जीन था वो जीवाणु का जीन था। तो चावल की प्रजाति में एक विशेष प्रकार का जीन इंसर्ट किया, और इस जीन इंसर्शन से का परिणाम यह हुआ, ठीक है, कि चावल की एक नई प्रजाति तैयार हुई जिसका नाम था गोल्डन राइस, राइट। और गोल्डन राइस का उद्देश्य क्या था? तो चावल इज द गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आप जो चावल खाते हो, इसका इंटेंशन क्या है? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के लिए। लेकिन जब गोल्डन राइस हम खाते हैं, इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, तो गोल्डन राइस का उद्देश्य क्या है कि इसमें हमने विटामिन ए के निर्माण के लिए हमने बाहर से जीन को इंसर्ट किया। यानी चावल की यह जो प्रजाति, जिसको गोल्डन राइस आप कहते हो, इस प्रजाति में स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए की भी उपलब्धता है। और स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए की उपलब्धता का मतलब ये हो गया कि वैश्विक स्तर पे जो सबसे बड़ी बीमारी है वो रतौंधी की है। और रतौंधी इज व्हाट? इट्स अ मैल न्यूट्रिशन। ये कुपोषण की सबसे बड़ी बीमारी है। और जो रतौंधी होती है उसके पीछे जो मेन लॉजिक होता है वो ये होता है कि आप में विटामिन ए की कमी होती है, जिसको आप कहते हो रेटिनॉल। तो आपको इसके लिए, ठीक है, गाजर खाना है, आपको इसके लिए, राइट, चुकंदर खाना है, आपको इसके लिए अनार खाना, और आप यह खाने में सक्षम नहीं हो, तो नहीं हो तो ठीक है। हमने क्या किया? चावल के साथ ही जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि ग्रोइंग कंडीशन में हो, ठीक है, और उस स्थिति में हम ऊर्जा के साथ साथ विटामिन के सप्लीमेंट को भी सुनिश्चित कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पे यह जो रतौंधी जैसी कुपोषण संबंधित बीमारी है, इसको इलिमिनेट किया जा सके। तो हमने इस वैरायटी को बोला बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, यानी वह एक वैरायटी जिसके अंदर पहले से न्यूट्रिशनल लेवल था, हमने उसमें एड ऑन किया। एड ऑन क्या किया? विटामिन ए की अधिकता किया। और इस विटामिन ए के लिए हमने क्या किया? तो हमने जीन की आनुवांशिकता में परिवर्तन किया। और जीन की आनुवांशिकता में परिवर्तन का मतलब यह हो गया कि वो जो चावल का जीन था, चावल का जो जीन था, उस चावल में हमने
बाह्य सोर्स से जीन का इंसर्शन किया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा एग्जांपल, कपास की प्रजाति, आपके देश में कपास जो गुजरात वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, जो दक्कन पेनिनसुला का रीजन है ना, आपने पढ़ा होगा कि दक्कन पेनिनसुला की जो ओरिजिन है वो हिमालय से पहले की भी ओरिजिन है ना। आप उसको कहते हो कि दिस इज द पेनिनसुलर रॉक, ठीक है, ब्लैक सॉइल वहां है, वॉल्केनिक इरप्शन से वो रॉक आपको मिले हैं, ठीक है। आप सिंपली लेके चलते हैं कोई जो खानदेश वाला एरिया है जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं, तो एक हिस्सा रिफ्ट वैली के ऊपर का है, दूसरा हिस्सा रिफ्ट वैली के नीचे का है ना। तो रिफ्ट वैली जहां से नर्मदा और तापी का राइट जो कोर्स चलता है, उसके जो नीचे का हिस्सा होता है वो वॉल्केनिक ब्लैक सॉइल का रीजन है। और आपको पता है कि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है। तो आपके देश में महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ का रीजन है जहां कॉटन का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है। तो आपके देश में 1990 से 2000 के बीच में एक बहुत बड़ी टर्मोइल क्राइसिस आई थी, ठीक है। किसान सामूहिक स्तर पे आत्महत्या कर रहा था, ठीक है, और उसका रीजन था कि कपास की फसल फेल हो रही थी। कपास की फसल जब पक के तैयार होती है तो कपास जो आपको मिलता है, यह कपास का यह बिनौला होता है, यह इसका फ्रूट होता है, फ्रूट फटता है, इसके अंदर ऐसा सीड आपको मिलता है, यह सीड आता है, और इस सीड के चारों तरफ, ये देखो, यह सीड के चारों तरफ, ठीक है, यह कपास होता है। तो कपास को हम बोलते हैं, कपास को कहते हैं एपिडर्मल फाइबर, ठीक है। और यह जो एपिडर्मल फाइबर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है यह सेलुलोज होता है। यानी आप जो कपास की बात करते हैं, टेक्निकली कपास की जो केमिकल प्रकृति होती है सेलुलोजिक प्रकृति का होता है, और सेलुलोज एक प्रकार की शर्करा होती है। तो कपास की फसल जब पक के तैयार होती है, उसी समय एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जिसको कहते हैं पिंक बॉल वर्म। ये झुंड में अटैक करते हैं, और झुंड में अटैक करते हैं तो कपास का यह वाला हिस्सा जो है ना, इसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो कपास के खेत पे अगर पिंक बॉल वर्म का इंफेक्शन हो गया, राइट, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो जो कपास है उसकी उत्पादकता शून्य हो गई, क्योंकि पूरा जो खेत आपका है उसमें जो कपास है, उस कपास के बीच के चारों तरफ जो सेलुलोज है, यह इनका भोजन होता है, इसको पचा जाते हैं। तो होता था कि फसल पक के तैयार होती थी, फसल पक के जब तैयार होती थी तो किसान जब हार्वेस्टिंग पीरियड में आता था तो उसी समय झुंड के झुंड जो है पिंक बॉलवर्म अटैक करते थे और कपास की फसल को डाइजेस्ट कर जाते थे, और इकोनॉमिक वैल्यू कपास की शून्य हो जाती थी। अब ऐसा कई साल चला, और कपास की खेती बड़ी महंगी भी होती है। तो आपके देश में सामूहिक रूप से किसान आत्महत्या करने लगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं दिया जाता था। उसी समय 2002 की बात है, ठीक है, 2002 में ही अमेरिका की एक कंपनी जिनका नाम मोनसेंटो था, मोनसेंटो का अब एमलगमेशन हो गया बायर के साथ, तो अब वैश्विक स्तर पर जो कंपनी है वो मोनसेंटो बायर इसको कहते हैं। तो अमेरिका की कंपनी मोनसेंटो बायर जो है, उस समय केवल मोनसेंटो थी, इसने भारत सरकार से कहा कि हम आपको कपास की एक प्रजाति देते हैं और इस गारंटी के साथ कि इस पे कीड़ों का इन्फेक्शन नहीं होगा, कीड़ों का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो कीड़ों का इन्फेक्शन नहीं होगा तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो किसान की उत्पादकता बढ़ेगी, प्लस कीड़ों को मारने के लिए आप जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं वह भी इसमें नहीं के बराबर करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो आपके देश, और इसको नाम दिया गया बीटी कपास। तो कपास की वह प्रजाति जिसमें बाह्य सोर्स से जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका उद्देश्य था राइट कि पिंक बॉल वर्म की अगेंस्ट प्रतिरोधकता की स्थिति को प्रदान करना, तो इसको हमने बोला राइट जीएम क्रॉप, इसको बोला हमने राइट बीटी कपास, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं बोल गार्ड। क्योंकि पिंक बॉल वर्म को हम बोलते हैं बॉल वर्म, यानी एक आपने जो पौधा तैयार किया वो गार्ड है, गार्ड करता है, गार्ड का मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, किसके अगेंस्ट, बॉल वर्म के अगेंस्ट, तो हमने उसको नाम दे दिया बोल गार्ड। तो कंट्रोवर्सी में इसलिए आई कि बोल गार्ड की जो पहली पीढ़ी थी उसको परमिशन दी गई, बोल गार्ड की पहली दूसरी पीढ़ी को भी परमिशन दी गई,
बोल गार्ड की जो तीसरी पीढ़ी थी उसको परमिशन नहीं दी गई थी और आपके देश के किसान इलीगल तरीके से स्मगल करके उस सीड को उगाने लगा था। इसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी में आई। यही तकनीकें यूज की गई आपके देश में, राइट। बीटी बैंगन में, बैंगन के अंदर कीड़े होते हैं, बीटी बैंगन में कीड़े नहीं होते। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सेम टेक्नोलॉजी क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सेम टेक्नोलॉजी से सुप्रीम कोर्ट में किसान आपके देश के चले गए, ठीक है। सरकार किसानों की नहीं सुनती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर होल्ड लगा दिया, आज तक ये होल्ड है। कुछ ऐसी तकनीकी यूज की गई जीएम कपास, ऐसी तकनीकी आपके देश में यूज की गई जीएम मस्टर्ड के लिए, राइट। जीएम मस्टर्ड जिसको आप बोलते हो DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड नंबर 11, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसको तैयार किया गया। इसमें भी आनुवंशिकता में परिवर्तन किया गया। और यही नहीं, वैश्विक स्तर पे बहुत सी ऐसे क्रॉप हैं जिनकी आनुवंशिकता में परिवर्तन करके जीएम क्रॉप बनाया गया। आपके देश में उगाने की अनुमति सिर्फ 2 ही को दी गई है, लेकिन हम आयात करते हैं। आयात की अनुमति आपके देश में हर फसल की है, उगाने की अनुमति सिर्फ 2 ही फसलों को दी गई है। तो मार्केट में तमाम ऐसी फसलें हैं, तमाम ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जो आप खाते हो, आपको पता नहीं है यह जीएम क्रॉप है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप कभी देसी भुट्टा खाइए जो आप अपने खेतों में उगाते हैं, उसका जो टेस्ट है, राइट। और कभी आप जो पॉपकॉर्न है, राइट, जो सिनेप्लेक्स में जाके आप खाते हैं, जो आप, ठीक है, पीवीआर में या किसी भी सिनेप्लेक्स में जाके खाते हैं, उसमें बड़ा वाला डब्बा जो आप खाते हैं, उन दोनों के टेस्ट को आप जब कंपेयर कीजिएगा तो जो बाहर वाला आप खाते हैं, जो सिनेप्लेक्स में बैठ के खाते हैं, दैट इज अमेरिकन कॉर्न। यह जो अमेरिकन कॉर्न आप खाते हैं, जो आपके देश में 120-30 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, यह जीएम कॉर्न। तो आपके देश का भुट्टा इतना महंगा नहीं बिकता है, लेकिन वह बिकता है इतना महंगा क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, एंड दैट इज व्हाट, इट्स अ जीएम कॉर्न, राइट। दूसरा एग्जांपल, आपके सब्जी मंडी में आप जाइएगा तो 2 तरीके के टमाटर आपको मिलते हैं। एक टमाटर जो ग्रीन कलर का है, राइट, जिसके ऊपर एक टोपी होती है, एंड दैट इज व्हाट, इट्स अ देसी टमाटर जो आप अपने देश में खेतों में उगाते हो। तो आपके देश में खेतों में उगाने के लिए यह जो देसी टमाटर, इसको अनुमति दी गई है। आपके देश का किसान इसी को उगाता है, राइट। तो देसी टमाटर है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है, लंबे समय तक आप इसको संरक्षित नहीं रख सकते हो। कोल्ड स्टोर में रखोगे दब जाएगा, ठीक है, सड़ जाएगा, और एक सड़ेगा तो पूरा जो है आप जहां जहां रखोगे सब सड़ता चला जाएगा। वहीं देखिएगा आपके मंडी में एक और टमाटर आता है जिसका कवरिंग काफी मोटा है, राइट। उसके अंदर आपको जूसेस नहीं मिलेंगे, काफी लेदरी होते हैं, उसके स्लाइसेस काटते चले जाइए, आप उसको इजीली दबा नहीं पाते हैं, ठीक है, काफी मोटा। दैट इज व्हाट, इट्स अ जीएम टोमेटो। इसको कहते हैं फ्लेवर सेवर वैरायटी, जो आपके देश में नहीं उगाया जाता है, वो बाहर के देश से उसका आपके देश में आयात होता है, राइट। इंटेंशन इज वेरी क्लियर। जीन की आनुवंशिकता में परिवर्तन करके इस टमाटर के अंदर जो पकने वाला जीन था उसको निष्क्रिय कर दिया गया, जिसकी वजह से टमाटर जैसे जैसे पकता चला जाता है, इसका बाहर का जो शेल होता है वो क्या होता है, वो गलता चला जाता है। उसके अंदर आपको यह टेंडेंसी नहीं मिलती है, आराम से लंबे समय तक आप उसको संरक्षित कर सकते हैं, राइट। मैकडोनाल्ड्स में देखिएगा जब आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो आलू की साइज देखिए, इतनी लंबी आलू की साइज आपको आपके देश के आलू में नहीं मिलती है। तो वह कभी भी आप देखिएगा जो वो पोटैटो यूज करते हैं, वो पोटैटो नहीं यूज करते हैं, उनके पास फ्राइज होते हैं, फिंगर फ्राइज होते हैं, प्रोसेस्ड, पैकेट खोलते हैं और उसको तल देते हैं, यानी पीछे से वो आलू उनको दिया जाता है, राइट। वो यानी वह जो आलू वो क्या है, वो जीएम पोटैटो है, राइट, जो आपके देश में नहीं उगाया जाता है ना। वो बाहर से आता है, उसको प्रोसेस करके और उसको, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काट के, और एक ही पैकेट इंडिया में हर आउटलेट पे जो है वो उसको सप्लाई किया जाता है, क्योंकि आपके देश में ये जितने भी फास्ट फूड है इनकी एजेंसी सिर्फ एक ही आदमी के पास है, वही सब ये जितने भी आउटलेट है सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए आपको किसी भी आउटलेट पे फिंगर फ्राइज की क्वालिटी आपको सेम मिलती है, बिकॉज रॉ मटेरियल इज सेम, है ना। बाहर जाइएगा तो बाहर वाला पता चला सेक्टर 18 से आलू लेके आ रहा है, हाँ, ये दूसरे से आलू लेके आ रहा है, तो अलग अलग फ्राइज का है, लेकिन उस फ्राइज में आपको टेस्ट एक जैसा ही मिलता है, बिकॉज पोटैटो इज द सेम, एंड दिस इज व्हाट, इट्स अ जीएम पोटैटो। वैश्विक स्तर पे तमाम ऐसी फसलें हैं, देखो वैश्विक स्तर पे
हर साल 40 से 45% फसल खराब हो जाती है। कैसे? सूखा, बाढ़, राइट, या कीट का, या आप कीड़ों का अटैक। तो जब जीएम क्रॉप को बनाया जा रहा था तो उसके पीछे लॉजिक एक ही था, किसी तरीके से यह खराब होती फसलों को बचा लिया जाए। यानी हम एक ऐसी प्रजाति बनाएं जिसके अंदर ड्रॉट को टॉलरेट करने की प्रॉपर्टी हो, एक ऐसी फसल बनाए जो बाढ़ को भी टॉलरेट कर जाए, और एक ऐसी फसल बनाए जो किसी कीड़े के इंसेक्ट को भी बचा जाए। तो हम वैश्विक स्तर पर भूखमरी की प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे। इस इंटेंशन से 1980 के दशक में इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया। बाद में यह सब प्रॉफिट टेकिंग हो गया। कॉन्सेप्ट तो ये सब लेके चले थे, और लेकिन बाद में इसमें इतने सारे कंसर्न्स हैं, इसमें इतनी सारी चिंताएं हैं, इसमें इतनी सारी नैतिकताएं हैं कि इसको लेकर वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चिंताएं। आप देखिएगा वैश्विक स्तर पे जीएम फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको मिलता है वो साउथ अमेरिका तथा नॉर्थ अमेरिका के देश। यूरोपियन कंट्रीज में जीएम को प्रतिबंधित किया गया। तो हमारे देश में तो कहीं कुछ भी बोल दो, हम कुछ भी खाने को तैयार होते हैं। विश्व के हर देश में ये चीजें नहीं होती हैं, वो क्वालिटी कंसर्न होते हैं। वहां जो भी चीजें होती हैं वो क्वालिटेटिव होता है, हम लोग क्वांटिटेटिव है। तो हमारे यहाँ तो खप जाता है, बाहर के देशों में चीजें नहीं खपती। अब यहाँ हमें टेक्नोलॉजी पढ़नी है बीटी बैंगन की, जीएम मस्टर्ड की, और हमें यहाँ टेक्नोलॉजी जो पढ़नी है बीटी कपास की पढ़नी है। ये 3 टेक्नोलॉजी हमें पढ़नी है। क्या क्या लाभ है इसके? ठीक है, एक सवाल पूछा गया था 2013-14 का सवाल था कि वैश्विक स्तर पे विश्व की पॉपुलेशन 2050 तक 8 बिलियन हो जाने की संभावना है। उस स्थिति में प्लांट जीनोमिक का हिस्सा है, राइट। वैश्विक स्तर पर फूड क्राइसिस को शॉर्ट आउट करने में तथा एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने में प्लांट जीनोमिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसको आप एनालाइज कीजिए। यानी पूरा जो ये डिस्कशन था, दिस एंटायर डिस्कशन वाज ऑल अबाउट जीएम क्रॉप दैट वी आर गोइंग टू डील विद। एक सवाल 2018-19 में पूछा है कि हरित स्वतंत्रता के पश्चात, ध्यान दीजिएगा 1950 के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, और इसने फूड सिक्योरिटी तथा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के दिशा में क्या क्या प्रयास किए हैं, इसकी चर्चा कीजिए। यानी 1950 से चलिएगा तो 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति हो गया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और उसके बाद जीएम क्रॉप। तीनों को मिला के आपको लिखना है। इस तरीके के सवाल पूछे गए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।